हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन 43 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे, फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन सेट प्रिपेयर किया है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया है, ठीक है। इसके साथ साथ जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर किया है, ठीक है। इस पीडीएफ का बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेईई मेंस मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट्स है और जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन, इस सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इसमें आपको जीरो नॉलेज है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। उसके लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या हम लोग को दे रखा है, ठीक है। मैक्सिमम जेईई एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि जेईई मेंस के क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि भाई जेईई मेंस का क्वेश्चन है, काफी टफ है, हमसे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ऐसा बेवकूफी नहीं करना है। भले ही आपको कोई भी नॉलेज ना हो तो भी क्या करना है, सभी क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर देखना है कि क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि टू इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स एंड अ चार्ज स्फेरिकल बॉडी ऑफ चार्ज डेंसिटी रो आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर दो इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट है। यहाँ तुम देख सकते हो डायग्राम में दो इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स है और एक चार्ज स्फेरिकल बॉडी है जिसका चार्ज डेंसिटी जो है अपना रो दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है कि देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ए बी सी एंड डी पॉइंट्स इज। मतलब ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट सी है और ये जो पॉइंट डी है, इस ये जो 4 पॉइंट्स दे रखा है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या कहते हैं, डायग्राम को अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट जो है वो दो इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट सी है और जो पॉइंट डी है, ये दोनों पॉइंट जो है वो इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो दो डिफरेंट केस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो दो इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स के अंदर लाई कर रहा है और पॉइंट सी और पॉइंट डी दो इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स के बाहर लाई कर रहा है। तो दो डिफरेंट केस है। तो अगर पॉइंट ए पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो फिर पॉइंट सी पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो फिर पॉइंट सी और पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर पॉइंट सी और पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दो डिफरेंट केसेस है, क्योंकि पॉइंट ए पॉइंट बी दो इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स के अंदर लाई कर रहा है और पॉइंट सी और पॉइंट डी दो इनफिनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट्स के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर सभी ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे ऑप्शन नंबर 1 में पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है और पॉइंट सी और पॉइंट डी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है और पॉइंट सी और पॉइंट डी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है। तो उस बेसिस पे क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पर एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या 100% रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो एक ऑप्शन को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम फिर से डायग्राम को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब अगर तुम फिर से डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे ये जो चार्ज क्या कहते हैं, ये जो चार्ज स्पेरिकल बॉडी है जिसका चार्ज डेंसिटी रो दे रखा है, ये जो चार्ज स्पेरिकल बॉडी है, क्या कहते हैं, ये जो चार्ज स्पेरिकल बॉडी है उससे पॉइंट सी जो है, ये जो पॉइंट सी है वो क्या है? दूर है, ठीक है। और पॉइंट डी जो है वो क्या है? पास है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बोला ये जो चार्ज स्पेरिकल बॉडी इससे पॉइंट सी क्या है? दूर है और पॉइंट डी क्या है? पास है, ठीक है। तो चूंकि क्या कहते हैं पॉइंट सी दूर है चार्ज स्पेरिकल बॉडी से, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट अ पॉइंट सी, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग? यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा किसके कंपेरिजन में? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डी, ठीक है। अगर होगा, इक्वल भी हो सकता है, ये हमको नहीं पता है कि इक्वल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर क्या कहते हैं अगर सी और डी में क्या कहते हैं किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो पॉइंट डी पर होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट डी जो है वो क्या है? ये जो चार्ज स्पेरिकल बॉडी है इसके क्लोज है और पॉइंट सी क्या है?
दूर है, ठीक है, तो पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अगर क्या कहते हैं पॉइंट सी और पॉइंट डी में से अगर किसी एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो पॉइंट डी होगा हम लोग का, ठीक है, पॉइंट सी नहीं होगा। तो मतलब ईडी जो होगा वो ग्रेटर देन ईसी होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है ईसी ग्रेटर देन ईडी दे रखा है, जो कि 100% रॉन्ग ऑप्शन है। किसी भी केस में ईसी ग्रेटर देन ईडी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट सी हम लोग का क्या है, चार्ज स्फेरिकल बॉडी से दूर है, और पॉइंट डी क्या है, चार्ज स्फेरिकल बॉडी के पास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हम लोग का 100% रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है 100% रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 को भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को अगर तुम यहाँ पर देखो तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में तुम देखो तो ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है कि पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है पॉइंट बी के कंपैरिजन में, क्योंकि तुम यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए जो अपना वो क्या कहते हैं इस चार्ज स्फेरिकल बॉडी के ज्यादा क्लोज है, पॉइंट बी क्या चार्ज स्फेरिकल बॉडी से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होने वाला है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, पॉइंट बी के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट लग रहा है। और ईसी और इक्वल टू ईडी मतलब पॉइंट सी और पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 में देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में भी तुम देख सकते हो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा दे रखा है पॉइंट बी के कंपैरिजन में। तो ये तो करेक्ट लग रहा है, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो क्या, पॉइंट ए जो हम लोग का वो चार्ज स्फेरिकल बॉडी के ज्यादा क्लोज है, किसके कंपैरिजन में, पॉइंट बी के कंपैरिजन में, ठीक है। और बोल रखा है कि पॉइंट सी और पॉइंट डी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं दे रखा है, हो सकता है इक्वल नहीं हो, तो ऑप्शन 3 को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात तो पता था कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो पॉइंट सी और पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो 100% रॉन्ग ऑप्शन था। और ऑप्शन नंबर 4 को क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि पॉइंट सी जो है वो क्या कहते हैं चार्ज स्फेरिकल बॉडी से ज्यादा दूर दे रखा है पॉइंट डी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सी। और ऑप्शन नंबर 4 में बोल रखा है कि पॉइंट सी पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है डी के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर 4 भी 100% रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब तो दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, इसमें से तुम किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर गेस कर सकते हो, यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी का क्या आपका आंसर करेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर तुम देखो चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पहले हमने क्या किया, पहले दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर तुम गेस कर रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरीका से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर तुम यहाँ पर आंसर देखो तो आंसर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।